लास्ट लेक्चर हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था अबाउट सेमीकंडक्टर्स और इस सेमीकंडक्टर के डिस्कशन में हमने बेसिकली देखा था कि जो मटेरियल्स होते हैं उनको अपन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। देन नेक्स्ट सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक यानी नेचुरली अवेलेबल सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक यानी डोप्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो डोपिंग के अकॉर्डिंग हम फिर से उसके दो टाइप करते थे, एक पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें वहां पे क्या करना पड़ता था, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड करना पड़ता था। एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाने के लिए वहां पे पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड करना पड़ता था। उसके बाद में पी टाइप एंड एन टाइप ऐसे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनते थे। उसके बाद में हमने उसकी बाइसिंग पढ़ी थी एंड बाइसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, बाइसिंग से पहले हमने पहला डायोड पढ़ा था, पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें एक सिलिकॉन और जर्मेनियम की वेफर होती है। उसके ऊपर हाफ पोर्शन में हम क्या करते हैं, पी टाइप के मटेरियल को, एंड रिमेनिंग हाफ पोर्शन में एन टाइप के मटेरियल को क्या करते हैं, डोप कर देते हैं। एंड ये डोपिंग के बाद में वहां पे जो डायोड फॉर्म हो जाता है उसको बोला जाता है पीएन जंक्शन डायोड। फिर उसके बाद में हमने देखा था पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लेशन लेयर होती है, बैरियर पोटेंशियल होता है, डिफ्यूजन करंट होता है, ड्रिफ्ट करंट होता है, चार्जेस डिफ्यूज होते हैं। एंड उसके बाद में अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन कनेक्शंस प्रोवाइड टू द गिवन पीएन जंक्शन डायोड, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. First one, forward bias diode, in which we have to connect P type of material to the positive terminal and N type of material to the negative terminal. In this case, what will happen? कि if applied potential is greater than the potential, यानी barrier potential, in that case the positive charges यानी holes will cross the junction and will enter into N region and current will flow through the given circuit. But in case of reverse bias diode, no current will flow through it. और वहाँ पे एक केस थी ब्रेकडाउन की, जिसको अपन अलग से पढ़ेंगे, और ये ब्रेकडाउन की केस हम स्पेशलाइज्ड एज ए यूज भी करते हैं डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस में। अभी हमें एक्चुअल में पढ़ने हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एंड ये जो डिवाइसेस आगे पढ़ेंगे ये बेसिकली वर्क करते हैं बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो वन बाय वन जितने डिवाइसेस नेसेसरी है सबको पढ़ेंगे। स्टार्ट करते फ्रॉम रेक्टिफायर्स, स्टार्ट करते फ्रॉम रेक्टिफायर। अब ये रेक्टिफायर मतलब क्या होता है कि रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है which converts AC into DC. AC into DC, AC का मतलब अल्टरनेटिंग करंट एंड DC का मतलब डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्ट करंट में कन्वर्जन करने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसको बोला जाता है रेक्टिफायर। एंड यहाँ पे जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है दैट इज रेक्टिफिकेशन। और ये रेक्टिफिकेशन मतलब क्या होता है कि रेक्टिफिकेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है रेक्टिफिकेशन। एंड इस रेक्टिफिकेशन को करने वाला डिवाइस होता है रेक्टिफायर, जो वर्क करता है बेस्ड ऑन पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, एकदम सिंपल मैकेनिज्म है। देखो वन बाय वन पढ़ेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ज्यादा सिंपल है, अब फोकस करो। ये रेक्टिफायर जो है हम अगेन दो टाइप का बनाते हैं। उसमें फर्स्ट वन होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब क्या होगा, हमें यहाँ पे हेडिंग से समझ में आता है कि इसमें जो हमें वेव मिलेगा, वेव कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट का, वो हाफ होगा। कैसे हाफ होगा, देखो मैकेनिज्म देखते हैं। तो हम स्टार्ट में पहले क्या करेंगे, ऐसे एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाएंगे। और एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या होगा, सबसे पहले ये एसी का सोर्स होगा। अब ये एसी के सोर्स में हमने जो एसी सप्लाई प्रोवाइड किया था उसको हमें डीसी में कन्वर्ट करना है। और डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक इस तरह से एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप मतलब ये म्यूचुअल इंडक्शन की केस है। अभी म्यूचुअल इंडक्शन की केस है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे
जो हम एसी अप्लाई करेंगे बाय द मैकेनिज्म ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, उतना ही करंट, मतलब अलग मैग्नीट्यूड का चाहिए तो वो बना सकते हैं, लेकिन एसी करंट हम यहाँ पे इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस सर्किट में से एसी करंट फ्लो होगा तो सेम करंट यहाँ पे भी जनरेट होगा, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन की प्रोसेस अप्लाई होगी। और आगे हम इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डायोड्स यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायोड रख दिया, आपको सिंबल याद होगा, तो ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है। तो इस टर्मिनल को मैं बोल देता हूँ ए, एंड ये डायोड है इसलिए इसको मैंने बोला डी। अब ये डायोड कनेक्ट कर देंगे हम टू द कोई भी एक्सटर्नल सोर्स जिसको अपन लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, एंड यहाँ पे जो टर्मिनल आएगा वो बनेगा बी। तो इस तरह की जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको डायग्राम में दिख रही है, इसको बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अब देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, पहले डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहाँ पे हम एसी सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये एसी सोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये अल्टरनेटिंग करंट है, तो सेम करंट ईएमएफ के मैकेनिज्म से क्या होगा, यहाँ पे भी इंड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड होने वाला करंट अगर अल्टरनेटिंग है तो वो ग्राफिकली अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि इनपुट का ग्राफ क्या होगा, इनपुट का ग्राफ क्या होगा, अगर वो अल्टरनेटिंग है तो एक हाफ साइकिल पॉजिटिव जो है वो अप साइड आएगी, दूसरी डाउनवर्ड आएगी। इसका मतलब इस तरह से ये वाइब्रेशंस हमें अल्टरनेटिंग करंट के दिखेंगे, मतलब ये ए से हो गया, ये ग्राफ बन गया फॉर इनपुट। इसका मतलब क्या होता है, देखो डायग्राम में जब फर्स्ट हाफ साइकिल आएगी, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो उस पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम, उस पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम जो टर्मिनल ए दिख रहा है ये पॉजिटिव बनेगा। अगर टर्मिनल ए पॉजिटिव बन गया तो बी की केस अलग हो जाएगी, मतलब टर्मिनल बी क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर टर्मिनल बी निगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो अब कंपेयर करो, ये ट्रायंगल यानी ये पी टाइप है, ये पी टाइप पॉजिटिव को, एंड ये निगेटिव है यानी ये एन टाइप है, तो ये एन टाइप निगेटिव को हमने कनेक्ट कर दी। मतलब कि फर्स्ट केस में यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मुझे दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना इसलिए स्पेस छोड़ दिया, कि व्हेन ए पॉजिटिव है एंड बी निगेटिव है, जो बायसिंग होगी उसको बोला जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग। एंड हमें मालूम है जब भी फॉरवर्ड बायसिंग होती है इसका मतलब क्या होगा, आउटपुट विल बी देयर, आउटपुट विल बी देयर, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब जब ये पॉजिटिव अप साइकिल यहाँ से फ्लो होने वाली है, इनपुट हम यहाँ पे देने वाले, तो उसका जो आउटपुट मिलेगा यहाँ पे मैं ग्राफिकली प्लॉट कर दूंगा। ठीक है, तो ये इनपुट का बन गया आउटपुट। तो सेम ये फर्स्ट हाफ साइकिल के बारे में डिस्कशन चल रहा था, तो यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, मतलब आई विल गेट दिस टाइप ऑफ पॉजिटिव अप साइकिल हियर। लेकिन आगे नेक्स्ट केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर देखेंगे कि साइकिल की मतलब यूनिडायरेक्शनल नहीं है, बाय डायरेक्शनल, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई। चेंज हो गई मतलब क्या हुआ कि जो ए पहले पॉजिटिव हुआ करता था, अब उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, एंड ये पोलैरिटी चेंज करके ये अब निगेटिव बनेगा। अगर ए निगेटिव बना तो ये बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो ये पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड ये एन टाइप कनेक्टेड टू निगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि जब when A कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड B कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तो उस टाइप के बायसिंग को बोला जाएगा रिवर्स बायसिंग। एंड हमें मालूम है रिवर्स बायसिंग में कोई भी करंट नहीं होता है, मतलब नो आउटपुट विल बी देयर, नो आउटपुट विल बी देयर, वहां पे कोई भी आउटपुट नहीं होगा। ठीक है, अगर आउटपुट नहीं, इसका मतलब क्या होगा, ये पूरी साइकिल एम्प्टी जाएगी, मतलब ये निगेटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ पे आउटपुट मिलेगा ही नहीं। सेम प्रोसेस आगे की नेक्स्ट साइकिल के लिए यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा, और आगे की साइकिल फिर से एम्प्टी होगी, ये चलता रहेगा। मतलब अगर दोनों ग्राफ को कंपेयर करेंगे तो हमने तो ये इनपुट दिया था जिसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल भी थी, निगेटिव हाफ साइकिल भी थी, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी थी, निगेटिव हाफ साइकिल भी थी, लेकिन मिला क्या यहाँ पे आउटपुट में, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल का आउटपुट मिला, यानी निगेटिव हाफ साइकिल का जो हाफ पार्ट है वो नहीं है। इसका मतलब ये रेक्टिफायर में जो आउटपुट मिल रहा है वो इस तरह से मिलता है जो हाफ वेव के फॉर्म में है, इसलिए इस टाइप के रेक्टिफायर को बोला जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, जहां पे हम जितना इनपुट दे रहे हैं उसका बस आधा वेव यहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में मिल रहा है, और हर बार ये पॉजिटिव अप साइकिल यहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में मिल रही है, मतलब ये यूनिडायरेक्शनल हो गया, मतलब ये डायरेक्ट करंट हो गया। तो ये डिवाइस का यूज करके हमने यहाँ पे एकदम इजीली अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्ट करंट में कन्वर्जन कर लिया। बस कंडीशन क्या है कि यहाँ पे आउटपुट वाला जो वेव है वो बस
पॉजिटिव अप साइकिल को आउटपुट देता है, नेगेटिव अप साइकिल को आउटपुट ही नहीं देता है। ठीक है, तो ये हो गया वर्किंग मैकेनिज्म। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उनके लिए आते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा कि रेशो ऑफ आउटपुट पावर टू द अप्लाइड इनपुट। ठीक है, आउटपुट पावर टू अप्लाइड इनपुट, इनका जो रेशो होगा उसको बोला जाएगा कॉल्ड एज रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी, रेक्टिफायर एफिशिएंसी। और ये रेक्टिफायर एफिशिएंसी जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फिक्स्ड होती है, उसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली याद करनी है। ये जो एफिशिएंसी है फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होगी, एंड ये वैल्यू होती है 40.6%, 40.6%। ठीक है, ये फिक्स कांस्टेंट है, आपको मालूम होनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म और आएंगे, जैसे कि करंट रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि आपको अगर डीसी करंट निकालना है एंड एसी करंट दिया है तो उसके रिलेशन होता है आई ऑफ डीसी इज इक्वल्स टू आई ऑफ एसी अपॉन पाई। यहाँ पे आई ओ का मतलब आई फॉर एसी है एंड डीसी का मतलब जो करंट हमें डीसी होके मिलने वाला वो है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म और एक हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी, दैट इज रिपल फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर। तो रिपल फैक्टर मतलब क्या होता है, ठीक है, रिपल फैक्टर, और ये रिपल फैक्टर मतलब होता है रेशो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ, आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर, वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, एसी कंपोनेंट टू डीसी कंपोनेंट, अगेन ये रिपल फैक्टर जो है वो भी कांस्टेंट होता है फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर, और ये रिपल फैक्टर की वैल्यू होती है, जैसे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आएगा ये आई फॉर एसी अपॉन आई फॉर डीसी, एंड ये रहेगी 1.21। ठीक है, ये भी फिक्स एक कांस्टेंट होती है, ये डिवाइस टू डिवाइस चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसको आपको एज इट इज रिमेंबर करना है। एंड इससे रिलेटेड और एक नेक्स्ट टर्म आती है, दैट इज फॉर्म फैक्टर। कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा इसके ऊपर, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन होगा, उसके लिए नंबर आपको रिमेंबर करने हैं। ठीक है, और ये फॉर्म फैक्टर क्या होता है, रेशियो ऑफ आरएमएस एंड आईडीसी। ठीक है, फॉर्म फैक्टर ये होता है आरएमएस करंट टू डीसी करंट। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू जो होती है वो आती है π/2। तो ये जो 2-3 कांस्टेंट है बस इसको रिमेंबर करना है, बाकी मैकेनिज्म जो था हाफ वेव रेक्टिफायर का एकदम सिंपल था। ठीक है, लेकिन ये हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने देखा कि एफिशिएंसी इतनी लो है कि हर बार ये कुछ काम में नहीं आएगा, इसलिए हमें क्या करना था, यहाँ पे जो आउटपुट है उसको बढ़ाना था, एफिशिएंसी को बढ़ाना था, इसलिए हमने क्या किया, इसमें और थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर ली, मॉडिफिकेशन किया, और फिर बाद में इंट्रोड्यूस किया फुल वेव रेक्टिफायर को। अब ये फुल वेव रेक्टिफायर मतलब क्या, वही यहाँ पे जो डिसएडवांटेज था, जो यहाँ पे लिमिटेशन था कि ये निगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट नहीं दे रहा था, तो वही निगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, निगेटिव हाफ साइकिल को जो आउटपुट हमें रिक्वायर्ड था उसको यहाँ पे देने के लिए और एक डायोड हम कनेक्ट कर देंगे, मतलब बाकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट सेम होगी इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे जो पहले फर्स्ट इस तरह से डायोड था उसके साथ में और एक डायोड मैं कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये पहला डायोड है, इसको मैं D1 बोलूंगा, ये दूसरा डायोड है, ये D2 बनेगा। ए टर्मिनल यहाँ पे था पहले, अभी भी यहाँ वहीं पे है, ये बी टर्मिनल हो गया, और ये बीच में हम ये लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अरेंजमेंट कनेक्ट करनी पड़ती है जिसको बोला जाता है सेंटर टैपिंग, और सेंटर टैपिंग की हम यहाँ पे यूज करेंगे C। अब ये सेंटर टैपिंग की अरेंजमेंट क्या होती है कि ये C ऑलवेज कनेक्टेड टू द मिड पॉइंट है, एंड मिड पॉइंट को कनेक्ट करने की वजह से क्या होगा कि ये C ऑलवेज निगेटिव पोटेंशियल पे, निगेटिव टर्मिनल के कनेक्ट रहेगा। ठीक है, बाकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट सेम है। तो ये दो डायोड कनेक्ट करने के बाद हुआ क्या देखते हैं, यहाँ पे भी सेम केस होगी कि हम यहाँ पे जो इनपुट देंगे वो AC के फॉर्म में होगा, और इस AC के इनपुट के लिए क्या यहाँ पे जो वेव मिलेगा
वो इस तरह से होगा कि वहाँ पे पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों हाफ साइकिल है, मतलब ये AC है और ये हमने इनपुट दिया था। अभी हमें इसका आउटपुट कैलकुलेट करना है। तो अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखेंगे तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट डायोड है, ये सेकंड डायोड है, तो दोनों डायोड कैसे काम करते हैं। तो पहले क्या होगा, ये जो दिख रहा है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल एंटर करेगी। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल एंटर कर रही है इसका मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गई तो A पॉजिटिव बनेगा, B निगेटिव बनेगा। अब ध्यान से देखो कि A पॉजिटिव मतलब ये P टाइप को कनेक्टेड है, ये निगेटिव जो है ये C को कनेक्ट करेगा, और मैंने बोला है कि C ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव होता है। तो P पॉजिटिव एंड ये N निगेटिव, यानी कि ये D1 क्या बना, फॉरवर्ड बना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेस छोड़ के, व्हेन A इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, C तो हर बार निगेटिव है, तो D1 जो है वो वर्क करेगा एज ए फॉरवर्ड बायस, एज ए फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो D1 का काम हो गया। अब D2 के बारे में देखते हैं। D2 में क्या है कि ये जो P है ये तो डायरेक्ट निगेटिव को कनेक्टेड है, एंड P निगेटिव मतलब ये रिवर्स बायस हो गया। मतलब कि क्या होगा, फॉर D2 B यानी P टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी ये वर्क करेगा एज ए रिवर्स बायस। एंड यहाँ पे हमें मालूम है कि रिवर्स बायस है तो नो करंट विल बी देयर। अगर फॉरवर्ड बायस है तो करंट क्या होगा, वहां पे फ्लो होगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट के लिए मैं यहाँ पे आउटपुट का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो ग्राफ में केस क्या होगी कि जब फर्स्ट, ये आउटपुट है, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल एंटर कर रही थी तो यहाँ पे आउटपुट एग्जिस्ट था, तो मुझे इस तरह से ये आउटपुट मिलेगा। अब सेकंड बात करते हैं ये निगेटिव हाफ साइकिल की, क्योंकि इसीलिए हमने ये मॉडिफिकेशन पढ़ा है। ये निगेटिव हाफ साइकिल आएगी तब क्या होगा, तब A एंड B की पोलैरिटी रिवर्स होने वाली है। कैसे रिवर्स होगी कि ये A जो था पॉजिटिव अब निगेटिव बना, B जो निगेटिव था अब ये पॉजिटिव बनेगा। अब देखो डायग्राम में इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो फर्स्ट डायोड था D1, यहाँ पे ये P टाइप निगेटिव को कनेक्टेड है। P टाइप निगेटिव कनेक्ट हो गई मतलब D1 क्या बना, ये रिवर्स बायस बना। ठीक है, ये फर्स्ट केस थी। अब सेकंड केस में लिखता हूं कि जब व्हेन A कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, तो ये D1 क्या होगा, ये वर्क करेगा एज ए रिवर्स बायस्ड डायोड। ठीक है, एंड अगर ये रिवर्स बायस्ड डायोड है इसका मतलब ये D1 में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन हमने यहाँ पे D2 को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया था कि अब ये B पॉजिटिव बना तो ये P टाइप को कनेक्ट किया, ये निगेटिव तो हम पहले से C को दे रहे सप्लाई, यानी यहाँ पे D2 क्या करेगा, एज ए फॉरवर्ड बायस बिहेव करेगा। एंड D2 अगर फॉरवर्ड बायस हुआ मतलब कि व्हेन B पॉजिटिव होगा तो D2 वर्क करेगा एज ए फॉरवर्ड बायस डायोड। ठीक है, फॉरवर्ड बायस डायोड। तो D2 फॉरवर्ड हो गया मतलब वहाँ पे क्या होगा, करंट मिलेगा, इसका मतलब हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये जो नेक्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल थी, पहले यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिलता था, हमें यहाँ पे फिर से आउटपुट मिल रहा है। रिपीटेशन होगा तो और आउटपुट मिलेगा, मतलब इसकी डायरेक्शन सेम है, सब पॉजिटिव हाफ साइकिल है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा वेव मिल रहा है। मतलब कि आउटपुट इज देयर फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पे इस टाइप के रेक्टिफायर को बोला जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि हमें यहाँ पे आउटपुट की केस में पूरा का पूरा फुल वेव मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक मैकेनिज्म एंड वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। अभी फिर से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी जो पहले यूज की थी वही। उसमें फर्स्ट आएगा एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी मतलब डेफिनेशन वही होगी, आउटपुट पावर टू इनपुट पावर का रेशो। तो इस केस में एफिशिएंसी जो है बढ़ जाती है, और ये एफिशिएंसी बढ़ के लगभग डबल बनती है 81.2%, मतलब इतना लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आउटपुट हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और उसके बाद में जो रिपल फैक्टर था उसकी वैल्यू, रिपल फैक्टर जो था उसकी वैल्यू फॉर फुल वेव रेक्टिफायर होती है 0.48, एंड जो फॉर्म फैक्टर होता है एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर डायरेक्टली आते हैं। फॉर्म फैक्टर है उसकी वैल्यू होती है फॉर फुल वेव रेक्टिफायर π/2√2, π/2√2। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रेक्टिफायर्स। एकदम सिंपल बात हमने आज डिस्कस की कि रेक्टिफायर मतलब क्या है, एक सिंपल डिवाइस है जिसका काम है रेक्टिफिकेशन करना। रेक्टिफिकेशन करना मतलब एसी का डीसी में कन्वर्जन करना। तो यहाँ पे क्या होता है
कि हम पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हैं। जैसे हमने दो टाइप के डायोड देखे, फर्स्ट था हाफ वेव, और उसमें क्या केस थी, हाफ वेव में एक ही डायोड था। तो एक ही डायोड होने की वजह से क्या होता था कि जब ए पॉजिटिव होगा तो ये फॉरवर्ड बनता था, हमें आउटपुट मिलता था। लेकिन जब ये ए निगेटिव होता था नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए, तो ये रिवर्स बायस बन जाता था, हमें कोई भी आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलता था। फिर आगे जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो आउटपुट मिलता था, मतलब हमें यहाँ पे ये वेव दिख रहा है, लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल में कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहे थे। तो ये वेव जो था वो हाफ था, तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप को बोला था हाफ वेव रेक्टिफायर। और उसमें एफिशिएंसी भी कम थी, कितनी थी, इन द रेंज ऑफ 40.6%। ठीक है, आई डी सी कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन बोला था आई नॉट बाय पाई। रिपल फैक्टर इस केस में था 1.21, फॉर्म फैक्टर था पाई/2। लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए हमने क्या किया, इस रेक्टिफायर को चेंज करके इसको बना दिया फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर में चेंजेस क्या हो गए, ये एक डायोड की जगह पे दूसरा डायोड, मतलब दो डायोड साथ में कनेक्ट किए। बस ये सेंटर टैप की अरेंजमेंट है जो ऑलवेज निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट होगी। तो यहाँ पे क्या होता था कि जब ए पॉजिटिव है तब D1 फॉरवर्ड बनता है, लेकिन जब ए निगेटिव है तब बी पॉजिटिव है, एंड बी पॉजिटिव हुआ तो ये D2 फॉरवर्ड बनेगा। मतलब एक तो ये आउटपुट देगा, नहीं तो ये आउटपुट देगा, लेकिन आउटपुट विल बी देयर, डेफिनेटली आउटपुट वहां पे मिल रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव अप साइकिल है तो D1 आउटपुट देगा, निगेटिव अप साइकिल है तो D2 आउटपुट देगा। मतलब हमें तो हर एक साइकिल का आउटपुट मिल रहा है। तो इस टाइप के ये यूनिडायरेक्शनल आउटपुट को अपन DC डायरेक्ट बोलते हैं। एंड ये वेव जो था वो भी फुल फॉर्म में मिला, इसलिए इसको बोला जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें क्या हुआ, एफिशिएंसी डबल हो गई, एंड ये फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर की वैल्यूज मैंने आपको एक्सप्लेन की है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस था, दैट इज रेक्टिफायर। उसमें फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, और भी कुछ डिवाइसेस है जिनको भी हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं प्रैक्टिकली, और जिनके बारे में कुछ खास क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, बस बेसिक कुछ बातें आपको मालूम होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है झीनर डायोड। झीनर डायोड, अब ये झीनर डायोड मतलब क्या है, देखो, झीनर डायोड इज ए स्पेशल पर्पज semiconductor device used special purpose semiconductor device manufactured to work in reverse biased only। ठीक है, तो ये स्पेशल पर्पस सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसको अपन बना रहे हैं। इसका एक ही पर्पस है, एक ही काम है कि ये रिवर्स बायस में वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये रिवर्स बायस में वर्क कैसे करेगा, इसके लिए हमें जो पहले इंट्रोड्यूस की थी ब्रेकडाउन की कंसेप्ट, उसको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेकडाउन। अब ये ब्रेकडाउन जो होता है, इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करते हैं, अपना पाथ चेंज कर लेते हैं। मतलब कि सेमीकंडक्टर, सपोज पीएन जंक्शन डायोड हमने देखा था, इस तरह से पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे ये होल्स थे। तो रूल क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन ने ये जंक्शन क्रॉस करके फिर ऐसे सर्किट में ट्रैवल करना चाहिए था। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में सर्किट में से ट्रैवल करना चाहिए था, लेकिन ये ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। ये स्पेशल केस है, उसको अपन ब्रेकडाउन बोलते हैं। और ये ब्रेकडाउन दो टाइप का होता है, उसमें से फर्स्ट ब्रेकडाउन होता है एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, एवलांच ब्रेकडाउन। और ये एवलांच ब्रेकडाउन क्यों ऑकर होता है और क्या होता है एवलांच ब्रेकडाउन मतलब, पहले तो ब्रेकडाउन मतलब मैंने बोल दिया कि एक्चुअल जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होना चाहिए था उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर लेते और वहां पे करंट मिलता है। तो वो हमारी जो बेसिक प्रॉपर्टी थी डिवाइस की वो ओबे नहीं हो रही, मतलब उसकी वर्किंग स्टॉप हो गई, मतलब वो ब्रेकडाउन हो गया, ऐसे हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है कि होल्स इन द पी साइड आर एक्सेलरेटेड बाय रिवर्स बायस वोल्टेज, एंड माइनॉरिटी कैरियर जो होते हैं वो कोलाइड होते विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होने के बाद वहां पे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, बॉन्ड इज ब्रोकन, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एंड बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से क्या होगा
कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, एंड एक बार ये कंडक्शन बैंड में चले गए तो वो क्या करेंगे, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करेंगे एंड वहां पे करंट मिलेगा। तो इस टाइप के ब्रेकडाउन को बोला जाता है एवलेंच ब्रेकडाउन। दूसरा होता है जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन ये मैकेनिज्म कुछ सिलेबस के पार्ट में नहीं है, इसलिए एकदम शॉर्टकट में ले रहा हूँ, ठीक है। इसको बस थ्योरेटिकली एक एक वर्ड में याद करना है, ठीक है। जीनर ब्रेकडाउन मतलब क्या होता है कि वैलेंस बैंड इज ब्रोकन बाय हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये केस से मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की थी, मतलब हम इसको कनेक्शन प्रोवाइड करते, रिवर्स बायस से मतलब ये निगेटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव कनेक्टेड टू निगेटिव है। तो उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब दोनों भी केस में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लेकिन बॉन्ड ब्रेक होने का यहाँ पे रीजन है कोलिजन, एंड यहाँ पे भी क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा लेकिन उसका रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रीजन चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो दोनों भी केस में क्या होगा, वहां पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड इस टाइप के प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क करने वाले डिवाइस को अपन बोलते हैं एज ए जीनर डायोड, ठीक है। तो ये जीनर डायोड का सिंबल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही होता है, बस उसमें एक चेंज आता है। ये जो है जीनर का जेड, तो इस तरह से ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनता है, जिसमें ये पी बनेगा, ये एन बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंबल फॉर जीनर ब्रेकडाउन। अभी जीनर ब्रेकडाउन की केस में ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं, बस ये याद करो कि इसको अपन एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। मतलब फ्लक्चुएशन इलेक्ट्रिसिटी अगर मिल रही है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड मैन्युफैक्चर करते टाइम कितनी डोपिंग कर रहे हैं, तो डोपिंग के ऊपर ये कब ब्रेकडाउन होगा ये हम कंट्रोल करते हैं। तो 2 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक हम कितना भी पोटेंशियल इसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका पोटेंशियल अगर एक बार हमें मालूम हो गया तो हम वेरियस डिवाइसेस में इसको यूज करके वहां पे ब्रेकडाउन होने के बाद ही करंट को फ्लो करेंगे, ऐसी सिचुएशन में डिवाइस वर्क करने के लिए बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के साथ में इन कुछ साल पहले एक यूपीएस आता था जो इलेक्ट्रिसिटी वेरिएशन का इफेक्ट कंप्यूटर पे नहीं होने देता था। तो उसमें क्या कंडीशन थी कि जो आने वाला सप्लाई है, मतलब पोटेंशियल है, वो फ्लक्चुएट होता था, लेकिन हम बीच में पाथ में एक जीनर डायोड रखते थे और इसका ब्रेकडाउन होता था 230 वोल्ट पे। अब 230 वोल्ट यानी क्या, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में प्रेजेंट है, मिलता है इतना पोटेंशियल है 230 वोल्ट। तो अगर ये 230 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया तो ये यूपीएस में जो जीनर डायोड था उसका ब्रेकडाउन होता था और उसके बाद ही करंट फ्लो होता था। लेकिन ये पोटेंशियल अगर 230 से कम हुआ तो वहां पे ब्रेकडाउन नहीं होगा एंड करंट भी फ्लो नहीं होगा। मतलब वहां पे लो वोल्टेज पे वर्क करने के बाद इंस्ट्रूमेंट्स खराब होते थे तो वो प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये जीनर डायोड के एप्लीकेशंस हो गए एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट डिवाइस आता है दैट इज फोटो डायोड। अब फोटो डायोड मतलब क्या होता है, फोटो डायोड मतलब है इट इज ए डिवाइस which converts light energy into electrical energy, लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन होता है, ठीक है। इसको अपन ऑलवेज रिवर्स बायस केस में ही कनेक्ट करते हैं एंड उसके बाद ही हमें आउटपुट मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो इतना स्मॉल होता है कि प्रैक्टिकली वो एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो इसको अपन अप्लाई करते हैं एज ए सेंसर, ठीक है। इसकी वर्किंग इस तरह से होती है, देखो हमने अभी देखा था पीएन जंक्शन डायोड इस तरह से होगा, ये डिप्लेशन लेयर आएगी बीच में, यहाँ पे पी टाइप होगा, यहाँ पे एन टाइप होगा, एंड इसको अपन रिवर्स बायस में रख रहे हैं, मतलब ये पी टाइप कनेक्टेड टू निगेटिव होगा एंड एन टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये कनेक्शन हमने दे दिए। अब क्या होगा कि ये रिवर्स बायस है, मतलब यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो डिप्लेशन लेयर थी इसके ऊपर ग्लास की विंडो रखते हैं एंड इस विंडो के ऊपर जब रिक्वायर्ड है तब ऐसे लाइट को फॉल करते हैं। अब बाकी प्रोसेस तो आपको मालूम है, लाइट फॉल हो गई मतलब कौन फॉल हो गया, लाइट में जो एनर्जी थी मतलब फोटोन थे। तो अगर ये फोटोन की एनर्जी बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, एन रीजन के इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेंगे एंड इस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करके सर्किट में फ्लो होंगे एंड वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। यानी जब तक लाइट गिर रही है तब तक ये सर्किट में से करंट फ्लो होगा, इसलिए हम इसको एज ए सेंसर यूज करते। जैसे ऑटोमेटिक डोर्स होते, कुछ शोरूम्स में जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, ग्लास के डोर्स होते हैं, कोई वहां पे सिक्योरिटी गार्ड डोर खोलने के लिए नहीं होता है, लेकिन जैसे हम डोर के सामने खड़े होते हैं ऑटोमेटिक डोर ओपन होता है। तो उसमें इस तरह के मैकेनिज्म को अपन यूज करते हैं फोटो डायोड। यानी कि क्या होता है,
हम खड़े होने से पहले ये लाइट कंटिन्यूसली गिर रही, मतलब वहां पे करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन जैसे हम बीच में आ गए, मतलब ये लाइट यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, लाइट यहाँ पे नहीं गिरी मतलब करंट स्टॉप हो जाएगा, करंट स्टॉप हो गया मतलब सेंसर को सेंस हो जाएगा कोई तो ऑब्स्टेकल आ गया, मतलब डोर को खोलना है, और मैकेनिज्म एक्टिवेट होके डोर वहां पे ओपन होगा। तो ये होता है फोटो डायोड। ठीक है, इसके बारे में कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यूज, कुछ ज्यादा डेटा पढ़ना नहीं है, छोड़ दो इसको। इसके बाद में और एक डिवाइस आता है नेक्स्ट, दैट इज लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि LED, लाइट इमिटिंग डायोड। तो लाइट इमिटिंग डायोड में सबसे पहले बात कि ये हेवीली डोप्ड PN जंक्शन डायोड है। हेवीली डोप्ड PN जंक्शन डायोड है। इनकी डोपिंग लेवल एकदम से हाई होती है, और यहाँ पे क्या होता है देखो कि अंडर फॉरवर्ड बायस यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो CB से VB में जंप करते हैं। CB से VB में मतलब कंडक्शन बैंड में से वैलेंस बैंड में जंप करते हैं, मतलब ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। तो ये हाइयर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल जंप करते हैं। एंड इस जंपिंग की प्रोसेस में हमें मालूम है कि अगर इसकी एनर्जी EN थी, इसकी एनर्जी EP है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, EN माइनस EP इतनी एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट और फोटोन। अगर वो विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब 3500 टू 7500 इसके इन बिटवीन अगर वेवलेंथ है, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अपन लाइट कंसिडर करेंगे। ठीक है, अदरवाइज वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यहाँ से इमिट होंगे, और ये इमिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट अगर हम डोपिंग लेवल को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो ये डायोड क्या करता है, इस तरह से लाइट को इमिट करता है। इसमें कुछ मतलब याद नहीं रखना है, लेकिन मालूम होना चाहिए कि अगर गैलियम आर्सेनाइड ये अगर आपको पेयर देंगे तो उस केस में कौन सा इंफ्रारेड वो इमिट करता है। अगर गैलियम फॉस्फाइड देंगे तो वहाँ पे क्या होता है, और भी डिफरेंट कलर्स हम यूज कर सकते हैं, तो नंबर्स उनके याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट डिवाइस आता है इस सीक्वेंस का, दैट इज सोलार सेल। अब ये सोलार सेल मतलब क्या है, सेम कंपोनेंट है कि डिवाइस है विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलार सेल में भी सेम मैकेनिज्म होता है। क्या होता है देखो, सोलार सेल की अगर बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, ऐसे सपोज ये P टाइप है, ये बीच में डिप्लेशन लेयर है, बैरियर पोटेंशियल उसमें, एंड ये एंड रीजन है। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट मतलब नीचे यूज करते हैं, ये P हो गया, और यहाँ पे बस ऊपर जो है यहाँ पे एक स्पेशल लेयर हम यूज करते हैं जिसको बोला जाता है एंटी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये क्या है, एंटी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका मतलब क्या होगा कि ये PN जंक्शन डायोड के ऊपर जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी, तो ये लाइट इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं जानी चाहिए, ये काम इस एंटी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का होगा। उसके बाद क्या होता है कि ये जो लाइट यहाँ पे गिरी थी, तो वो लाइट गिरने के बाद ये जो एन रीजन में इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करते हैं कि लाइट की जो एनर्जी थी उसको गेन करते हैं, और एनर्जी गेन करने के बाद हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। एक्साइट होने के बाद उनको क्या करना है, जंक्शन को क्रॉस करना है एंड होल के पास जाना है। लेकिन हम यहाँ पे एडजस्टमेंट इस तरह से करते हैं कि ये बैरियर पोटेंशियल थोड़ा हाई रखते हैं, एंड यहाँ पे इस PN जंक्शन डायोड को ऐसे दो बैक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करते हैं, ये बना A एंड ये बना B, और इस बैक कॉन्टैक्ट में से जो वायर जाएगी उसको अपन लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे आपको RL दिख रहा है। ठीक है, कोई चार्जिंग डिवाइस है या फिर स्ट्रीट लाइट है या फिर और कोई डिवाइस है, वो हम बीच में कनेक्ट कर रहे हैं। तो होगा क्या, देखो कि ये एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन है, इनको तो ये फोटोन की एनर्जी मिल गई, इनके पास दो ऑप्शन है, एक तो बैरियर पोटेंशियल के ओवरकम करके डायरेक्ट P रीजन में एंटर करो, या फिर ये बैक कॉन्टैक्ट में से यहाँ से फ्लो होके फिर A में से B में आओ, फिर ये P रीजन में एंटर करो। लेकिन ये बैरियर पोटेंशियल हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रेफर करते हैं ये बैक कॉन्टैक्ट में से जाना, एंड अल्टीमेटली हमें यहाँ पे आउटपुट मिलता है। तो ये बन गया सोलर सेल, एंड ये बन गई सोलर सेल की वर्किंग। ठीक है, तो ये थे बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ PN जंक्शन डायोड, जिनको अपन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के क्राइटेरिया में पढ़ते थे। ठीक है, अब इसके बाद में हमें दो पार्ट और पढ़ने हैं, जिसमें हम ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे एंड लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी की कंफर्म क्वेश्चन आता है, एंड दैट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।